हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम आज अपने इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज। तो यहाँ पर आपको 150 एमसीक्यूज टोटल मिल जाएंगे। साथ में आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर आप लोगों को आरपी एकेडमी की वेबसाइट और आरपी एकेडमी की या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेंगे 150 एमसीक्यूज फॉर ईच ऑफ योर सब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के नहीं मिलेंगे, वो आप यहाँ पर मर्ज्ड वीडियो से पढ़ सकते हो या फिर हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है टेलीग्राम ग्रुप में। ई बुक सेक्शन में आपको वो भी मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो rpacademy.co.in पर जाना है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और ई बुक सेक्शन में जाना। तो ई बुक सेक्शन में आपको 150 एमसीक्यूज आपके पेंशन सेक्टर के, कॉस्टिंग के, कंपनीज एक्ट के यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे आपको, इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस के, ठीक है, मैनेजमेंट के, सबको ना बेसिकली 150 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। तो अब इसके आंसर्स आप करोगे, मैं क्वेश्चंस बोलूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सही आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कंज्यूमर की जो डिमांड है एक कमोडिटी के लिए, वो यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट करेगी। कब शिफ्ट करेगी ये आपको बताना है कि भाई डिमांड कर्व में आपका ये लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट कर रहा है। जब हमारे कंज्यूमर की जो डिमांड है, ठीक है, वो यहाँ पर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनकी इनकम इंक्रीज हुई है और कमोडिटी एक नॉर्मल गुड है। प्राइस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड के डिक्रीज हो चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं, या फिर प्राइस जो है कमोडिटी के वो खुद ही कम हो चुके हैं, या कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो कमोडिटी के फेवर में चेंज हो चुके हैं। तो अब आपको बताना है कि डिमांड कर्व जो है वो हमारा लेफ्ट में कब शिफ्ट होता है और वो हमारा राइट में कब शिफ्ट होता है, ये आपको दोनों ही बातें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर बी होगा। दैट इज, अगर प्राइस आपके सब्स्टिट्यूट गुड के डिक्रीज हो जाते हैं तो लोग क्या करेंगे, फिर लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ चले जाएंगे रेदर देन द मेन कमोडिटी। ओके, तो कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट था, जो मेन प्रोडक्ट था, वो कम परचेज करेंगे, और यहाँ पर या फिर वो सर्विस हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो किधर शिफ्ट हो रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डिक्रीज आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूट प्राइस में जब, तो यहाँ पर वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है हमारे कंज्यूमर के लिए। ऐसे में कंज्यूमर्स जो हैं वो आपकी ओरिजिनल से दूसरी जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स थी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आगे समझ में। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपके पास वो गुड्स आ जाती हैं जिनको आप एक ऑल्टरनेट की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी, राइट। या फिर यहाँ पर आपके पास में हो सकता है कि आप कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड की तरफ जा रहे थे, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी चीज इस तरीके की हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर इनकम इलास्टिसिटी की या हमारी जो है ऑफ डिमांड फॉर गुड्स वो यहाँ पर नेगेटिव है और कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ जाती है। इनकम इलास्टिसिटी कैसी है, यहाँ पर नेगेटिव है आपकी डिमांड के लिए, और आपकी कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ गई है 10% से, तो हम क्या बात करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड के लिए। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम आपकी वाई एक्सिस पर आएगी। अगर बात की जाए डिमांड की, तो वो आपकी किधर से निकाल कर देकर आओगे आप, यहाँ पर आप क्वांटिटी रखोगे, यहाँ पर आप इनकम रखोगे, और यहाँ पर आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारे गुड्स की नेगेटिव है। तो ऐसे में हम क्या बात करेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है गुड्स की वो इंक्रीज हुई है 10% से, या फिर वो यहाँ पर इंक्रीज तो हुई है लेकिन 10% से कम में इंक्रीज हुई है, या ये डिक्रीज हुई है डिमांड हमारी क्वांटिटी की, या फिर जो हमारी क्वांटिटी है वो अनचेंज रहेगी डिमांड उसके लिए, या ये एग्जैक्टली 10% से आपकी बढ़ेगी। तो क्या होगा अगर इनकम इलास्टिसिटी हमारी नेगेटिव होगी, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी।
कि हमारे पास में यहाँ पर जो डिमांड है क्वांटिटी की वो कम हो रही है। अब वो कम क्यों हो रही है? तो आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव आपके लिए जो इलास्टिसिटी है वो ये सिग्निफाई कर रही है कि गुड्स जो हैं वो एक इंफीरियर गुड्स हैं, और किसी भी इंफीरियर गुड्स के लिए अगर यहाँ पर इनकम बढ़ रही है तो आप इसकी क्वांटिटी कम डिमांड करोगे। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास में बेसिकली जैसे मान लो कोई जेनरिक ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, यूज्ड क्लोथिंग है, फास्ट फूड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने देखा होगा पहले जो गरीब लोग होते थे ना वो ज्यादा यूज करते थे, जो आज के टाइम में सुपर फूड्स बोले जाते हैं ना, ज्वार बाजरा, वो पहले गरीब लोग यूज करते थे, और जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते थे वैसे वैसे वो व्हीट की तरफ आ जाते थे। तो यहाँ पर उस टाइम के लिए ज्वार बाजरा जो था वो हमारा किस में आ जाता था, इंफीरियर गुड्स में आ जाता था। अब जेनरिक ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं ये नॉर्मल, आप ऐसे समझो कि भाई हर कोई क्या चाहता है कि वो लग्जरियस आइटम्स यूज करे, ब्रांडेड क्लोथिंग यूज करे। तो फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है लोगों की डिमांड्स जो है इंफीरियर गुड्स के लिए वो भी कम होती चली जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में एक क्या रिलेशन बन रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे कस्टमर की इनकम बढ़ रही है। अगर कस्टमर की इनकम कम हो रही है तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो दोनों हमारे टॉपिक्स यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट्स हमारे लग सकते हैं। आगे समझ में कि किस तरीके से हम जाएंगे। अब आप एक तरीके से ग्राफ और देख लो अपना। तो ये होती है आपकी यहाँ पर इनकम, ये हो जाएगी आपकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है। फिर अगर लो इलास्टिसिटी की बात करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, यूनिटरी की बात करें तो कुछ इस तरीके से, अगर हाई इलास्टिक है तो इस तरीके से, और नेगेटिव में आपके लिए ये बनेगा। तो ये किसके लिए है आपका, हाई इलास्टिक। ठीक है, ये आपका किसके लिए बनेगा ग्राफ, यूनिटरी इलास्टिक के लिए। अगर लो इलास्टिक है तो कुछ इस तरीके का, और नेगेटिव में इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इनकम जैसे जैसे बढ़ती हुई जा रही है क्वांटिटी जो है हमारी डिमांडेड वो धीरे धीरे कम होती हुई चली जाएगी। आगे समझ में, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो एल एक प्राइस इलास्टिसिटी जो है ऑफ डिमांड वो अगर आपकी जीरो है, ठीक है, क्या है वो, अगर वो आपकी जीरो है तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब आपको बताना है कि गुड्स जो आपकी हैं वो एक लग्जरी आइटम है, या फिर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो प्रोपोर्शनल है इसके प्राइस के, या क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है अगर प्राइसेस में चेंज होगा, या गुड्स आपकी गिवन गुड्स में से आती हैं। तो अब आप बताओ यहाँ पर क्या होगा अगर हमें यहाँ जीरो इनकम इलास्टिसिटी देखने के लिए मिल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही अगर प्राइसेस में चेंजेस भी आ गए। तो जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, जैसे खाने की चीज हो गई, नमक हो गया, है ना, या असेंशियल मेडिसिन हो गई, तो अब इनकी अगर यहाँ पर प्राइस बढ़ भी जाएगी तो भी हमें खरीदनी तो पड़ेंगी ना। तो इसीलिए हम क्या देखेंगे कि जब गुड क्वांटिटी जो है, गुड की जो क्वांटिटी है वो हमारी बिल्कुल अनचेंज रहेगी, रिगार्डलेस कि यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती हैं हमारे परफेक्टली इन इलास्टिक। कैसे रहेंगे ये, परफेक्टली इन इलास्टिक विद रिगार्ड्स टू अवर इनकम। ठीक है, याद हो जाएगा ये। तो एग्जांपल्स याद हो गए इसके, क्या क्या एग्जांपल्स हैं आपके, सॉल्ट हो गया, असेंशियल मेडिसिन हो गया। खुद से सोच लेना अगर कोई इस तरह का आइटम आपके पास आ जाएगा। तो एक प्राइस इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो जीरो ये इंडिकेट करती है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिबल है कि भाई कोई भी चेंजेस प्राइसेस में हुए हैं, और ये एक वर्टिकल डिमांड कर्व आपको बनाकर दिखाता है। आगे समझ में कि किस तरीके से यहाँ पर आपको डिमांड कर्व देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे वर्टिकल में भी आपका इस तरीके की एक लाइन बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपकी इनकम, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पर आपकी जीरो इनकम इलास्टिसिटी, ये ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी जो है,
ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन ब्रेड एंड बटर इज लाइकली टू बी। तो अब आपको बताना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी जब हो रही है डिमांड की बिटवीन ब्रेड एंड बटर, तो वो आपकी किस तरीके की यहाँ पर रहेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट या फिर ग्रेटर देन 1। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जब यहाँ पर मान लो आपके पास में ब्रेड्स की डिमांड बढ़ रही है या फिर आपके पास में बटर की डिमांड बढ़ रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो, जैसे लोग ब्रेड एंड बटर साथ में खाते हैं, ठीक है, तो अगर ब्रेड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो साथ में यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि बटर बटर जो है इसका प्राइस कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी डिमांड भी कम होती जा रही है। तो एक नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हमें देखने के लिए मिलती है, राइट। तो जैसे जैसे यहाँ पर अगर हम बोलें कि बटर की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, तभी वो बटर खाना चाहेंगे। और यहाँ पर क्योंकि हमारे बटर और ब्रेड का एक साथ हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ब्रेड की डिमांड भी बढ़ जा रही है, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर का यहाँ पर किस तरीके का रिलेशन जाएगा वो आपको समझना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका एक ग्राफ भी बनाकर दिखा दूं ना मैं आपको, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव इलास्टिसिटी किस तरीके से जाएगी। एक सेकेंड। तो अगर आपके पास में यहाँ पर प्राइस ऑफ गुड्स है और यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी ऑफ गुड है, तो प्राइस मान लो यहाँ पर आपके बटर का है और क्वांटिटी जो है वो आपकी ब्रेड की है, ठीक है। तो अगर हम ये मानकर चले कि ब्रेड और बटर्स यहाँ पर साथ में ही कंज्यूम हो रहे हैं, तो हमारे पास में एक आपके पास में कैसा नेगेटिव वो बनेगा क्रॉस इलास्टिसिटी। अब नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पर क्यों बन रही है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए बन रही है, ठीक है। और ये पॉजिटिव वाली आपके लिए कब बनती है? पॉजिटिव वाली बनती है आपके लिए जब आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर 5% प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस यहाँ पर बढ़ जाता है, तो हम क्या देखेंगे कि 10% इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में। तो प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पर आपको सप्लाई की निकालनी है। तो 5% यहाँ पर हमारा जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो बढ़ा और 10% यहाँ पर क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है वो बढ़ गई। तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमारे पास में जो परसेंटेज है कि भाई कितनी क्वांटिटी हमारी सप्लाई हुई है उसमें क्या चेंजेस आए, अपॉन चेंजेस यहाँ पर हमारे क्या है हमारे प्राइस के अंदर, ठीक है। तो प्राइस हमारा जो है वो बढ़ा था 5% से और यहाँ पर जो क्वांटिटी थी वो 10% से बढ़ गई थी। तो बोल सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी है वो आपकी 2 होगी। नेक्स्ट आ जाओ। अगर सप्लाई किसी कमोडिटी की बढ़ रही है और यहाँ पर डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, डिमांड में कोई कौन से यहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहे, तो ये पूछ रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर प्राइस है उसमें और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या आपका चेंजेस आएंगे, तो अब आपको आंसर देना है। दूसरा बोल रहे हैं डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फिर तीसरा बोल रहे हैं इंक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि एक राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है हमारी सप्लाई में, राइट। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि जो सप्लायर है वो ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पर बेचना चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सप्लाई कर्व जो है वो आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर्व। साथ में आप ये देखेंगे कि जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस था वहां पर अब हम क्या देख रहे हैं कि ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है देन डिमांडेड। तो इसी वजह से कंपटीशन देखा जाएगा हमारे सेलर्स के बीच में, और सेलर्स एक दूसरे के साथ में क्योंकि कॉम्पीट करेंगे तो यहाँ पर प्राइसेस को रिड्यूस कर देंगे। अब प्राइसेस जैसे ही हमारे कम हो रहे हैं और क्वांटिटी की सप्लाई यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो क्या होगा?
सबसे पहले तो बायर्स जो है वो इस कमोडिटी को ज्यादा परचेज करेंगे, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी बढ़ जाएगी। दूसरा यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे साथ में कि हमारे पास में कुछ सेलर्स जो प्राइसेस हैं उनको कम भी कर देंगे, तो एक न्यू इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर अचीव कर लेते हैं। आगे समझ में? तो पहले अगर डिमांड हमारी इतनी थी तो अब डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो पहले हमारी इक्विलिब्रियम यहाँ पर अचीव की थी हमने, और अब हम इसको यहाँ अचीव करें। एक बार दिखा देती हूँ दोबारा से बनाकर। मान लो यहाँ पर हमारे पास में सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब ये तो मेरा सप्लाई कर्व हो गया। अब सप्लाई कर्व यहाँ पर क्या हुआ, मेरी सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ने की वजह से ये आपका कहाँ से बनता है, पहला होता है प्राइस, ठीक है, और दूसरा आपका होता है क्वांटिटी। तो अब क्योंकि मैं यहाँ पर अपने सभी प्राइसेस पर अपनी सप्लाई को बढ़ा रही हूँ, तो सप्लाई बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ गए और वो लोग आपस में कॉम्पीट करेंगे तो प्राइसेस को रिड्यूस कर देंगे। तो प्राइसेस तो मेरे कम हो गए और सप्लाई मेरी बढ़ती जा रही है। तो पहले मैं S0 पर थी, अब मैं S1 पर आ गई। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी डिमांड इम्पैक्ट होगी। तो डिमांड जो है पहले वो मेरी इधर की तरफ थी, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरे पास में इक्विलिब्रियम मैंने अचीव किया था। इस पॉइंट पर मैंने इक्विलिब्रियम अचीव किया था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर मेरे पास में जो डिमांड है वो बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस कम हुए पर्टिकुलर चीज के। तो क्योंकि प्राइसेस कम हुए हैं तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से यहाँ पर मैंने नया इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। आगे समझ में? तो देखो, एक राइटवर्ड शिफ्ट हमें सप्लाई में देखने के लिए मिलेगी, सप्लाई कर्व में, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई और एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा जहां पर प्राइस हमारा कम है। प्राइस तो कम हो गया ना, अब सेकंड यहाँ पर तो इतना प्राइस हाई चल रहा था, यहाँ लो हो गया, और क्वांटिटी जो है वो हमारी हायर है। क्वांटिटी हायर है तो डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस जो है ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये यहाँ पर क्या होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस में आपको डिफरेंस बताना होता है किसके बीच में। पहला ऑप्शन है कि जो प्राइस हमारा कंज्यूमर पे करना चाहता है और टोटल यूटिलिटी हमने रिसीव की, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस क्या है एक कंज्यूमर जो यहाँ पर विलिंग है पे करने के लिए, और मार्केट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि भाई कंज्यूमर कितना इकोनॉमिक गेन रिसीव करेगा जब वो हमसे कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहा है उसके मैक्सिमम प्राइस से कम में, ठीक है, जो वो यहाँ पर पे करना चाहते थे। तो एक मॉनेटरी गेन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, हमारे कंज्यूमर को। क्यों, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस सामान के लिए 100 रुपए पे करूंगा, ठीक है, लेकिन हमने इस सामान को इन्हें कितने में दे दिया, यहाँ पर मान लो हमने इनको 90 रुपीज में ही दे दिया, तो इनको मॉनेटरी गेन नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस जो था उससे सस्ते में इनको सामान मिल गया। तो ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस हमारा कंज्यूमर जो विलिंग है पे करने के लिए माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है, तो एक्चुअल मार्केट प्राइस जो भी होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, मैंने यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दिखाया था पहले क्लास में, अभी वाले क्लास में मतलब पहले क्वेश्चन में। एक सेकेंड, देखो ये रहा यूनिटरी हमारा, यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके ऊपर आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये रहा, एक यहाँ पर 25% का डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा है प्राइसेस में। तो अब आपको बताना है कि ये ऐसा होने से क्या होगा, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वहां पर 25% का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या फिर इनफाइनाइट चेंज देखने के लिए मिलेगा आपको, या कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे,
या फिर 25% से कम यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कब अचीव करते हैं? तो ये आपका तब होता है जब परसेंटेज चेंज जो आपकी क्वांटिटी में हो रहा है, ठीक है, वो एग्जैक्टली इक्वल है कि परसेंटेज चेंज आपके प्राइस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई बेकरी ब्रेड्स बेच रही थी, ठीक है, और यहाँ पर वो मान लो 5 रुपए की एक ब्रेड आपको बेच रही थी, एक ब्रेड का पीस, ठीक है, और यहाँ पर वो हर हफ्ते 100 ब्रेड्स बेच देते थे। लेकिन जब उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया, मान लो 10% से इन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो उनकी यहाँ पर डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज भी डिमांड 10% से हुई, तो अब यहाँ पर केवल और केवल 90 ब्रेड्स ही बिक रही हैं। तो पहले हमारे पास में 100 ब्रेड्स बिक रही थी, अब 90 बिक रही हैं। पहले 5 रुपए का एक लोफ था, अब यहाँ पर 5.5 रुपीज का है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि जितना क्वांटिटी हमारा यहाँ पर चेंज हो रहा है परसेंटेज वाइज, उतना ही प्राइस भी हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक 25% इंक्रीज हमारा देखने के लिए मिलेगा क्वांटिटी डिमांडेड में, क्योंकि प्राइसेस भी हमारे यहाँ पर 25% से डिक्रीज हुए थे। आगे समझ में? तो यूनिटरी इलास्टिसिटी होता क्या है, एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया इसका कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, राइट। और आपको कर्व भी बनाना आना आ गया होगा कि किस तरीके से हमें यूनिटरी इलास्टिसिटी का कर्व बनाना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं प्राइस से बनाऊं, वो वाला तो आपका इनकम से था, ये प्राइस से अगर मैं बना रही हूँ तो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा, ठीक है, राइट। तो ये आप यहाँ पर एक यूनिटरी इलास्टिसिटी जो है वो अचीव कर लेते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर यहाँ पर फर्म जो है वो शॉर्ट रन में ऑपरेट हो रही है, तो इस शुड शट डाउन, इसको बंद हो जाना चाहिए। कब? अगर टोटल रेवेन्यू इसका टोटल कॉस्ट से कम है, अगर टोटल रेवेन्यू इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कम है, टोटल रेवेन्यू इसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से कम है, मार्जिनल रेवेन्यू इसका टोटल एवरेज कॉस्ट से कम है, मार्जिनल कॉस्ट इसकी ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू है। तो कौन से केस में ऐसा होगा कि यहाँ पर अगर एक फर्म ऑपरेट कर रही है तो इन द शॉर्ट रन इसको शट डाउन करना पड़ेगा। तो अगर रिवेन्यू आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कम होगा तो यहाँ पर फर्म को शॉर्ट रन में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हमने इसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम रिसीव किए हैं, ठीक है। तो इस सिनेरियो में फर्म जो है वो अपनी डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी हैंडल नहीं कर पा रही है, और हमें अब प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये बोलता है एज अ पर्सन कंज्यूम्स मोर ऑफ अ गुड्स, द एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, decreases and then increases। अब एक यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या रहता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत तेज प्यास लग रही है, ठीक है, आई एम वेरी थर्स्टी। तो जब आई एम थर्स्टी, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड एज सुन एज आई टेक अ सिप आउट ऑफ इट, जैसे ही मैंने एक सिप ली इसमें से, ग्लास में से, तुरंत यहाँ पर मेरी प्यास जो है वो कम हो गई, राइट। तो जैसे जैसे मैं पूरा ग्लास का पानी पीते जाऊंगी, वैसे वैसे पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी कम होती चली जाएगी, राइट। तो जितना हम एक गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जो एडिशनल यूटिलिटी है फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट, वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज नहीं होगी। अब यहाँ पर प्यास बुझती जा रही है, जरूरत कम होती जा रही है। तो फंडामेंटल इकोनॉमिक लॉ स्टेट करता है कि एक पर्सन जो है वो कंज्यूम करेंगे मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी, और जो सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी हमने गेन की है वो यहाँ पर हर सक्सेसिव यूनिट के बाद में डिक्रीज होती चली जाएगी। आगे समझ में? नेक्स्ट आ जाते हैं। An exception to the law of demand that can be observed in case of
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड में एक एक्सेप्शन हमें देखने के लिए मिलता है, तो वो कब मिलेगा? पहला है नॉर्मल गुड्स, दूसरा है आपका इंफीरियर, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री, चौथा है गिवन गुड्स और पांचवा है सब्स्टिट्यूट्स। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए किस तरह के ये गुड्स हैं जिनकी बात हो रही है। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका आंसर है गिवन गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो हमारे पास रेयर लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, तो आप क्या देखेंगे कि भाई ये वाले जो गुड्स हैं, इन गुड्स के लिए हमारे पास डिमांड बढ़ती जा रही है। अब वो डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनका प्राइस बढ़ रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई ये कौन से गुड्स आ गए जिनका प्राइस बढ़ रहा है तो लोग इनको ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम खरीद लें। तो देखो, ये वैसे प्राइस हो गए जैसे मान लो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे टमाटर था, ठीक है, अब टमाटर के जब प्राइसेस बढ़ने लग गए, ठीक है, 2023 में टमाटो प्राइसेस बढ़े थे, तो टमाटो प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ था? अब लोगों की जरूरत तो थी ना टमाटो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इसको और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा अगर प्राइसेस बढ़ भी जाएं तो उनके पास कम से कम कुछ दिन का स्टॉक तो रहेगा। सिमिलरली मान लो पटैटो है ना, तो पटैटो के साथ में भी सेम होता है कि हमें अब हर सब्जी में आलू तो डालना ही होता है ना। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो स्पेशली आप देखोगे कि आपके पास गाजर आलू, गोभी आलू, इस तरह के घर में सब्जियां बनती हैं, आलू टमाटर, आलू के पराठे, आलू 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 आलू। तो इतना सारा आलू हम कंज्यूम करेंगे तो अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, हमें पता है खराब तो होने नहीं जल्दी, तो यहाँ पर एक बड़ा स्टॉक रख लेंगे। टमाटोज हम फ्रिज में रखकर थोड़ा इसका शेल्फ लाइफ बढ़ा लेते हैं। तो बेसिकली गिवन गुड्स यहाँ पर ऐसे गुड्स हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक एक्सेप्शनल केस लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक इंफीरियर गुड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स जो हैं इनको कम खरीदते हैं जैसे जैसे यहाँ पर इनकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, या फिर हम देखेंगे कि ये लार्ज प्रपोर्शन हमारे हाउस होल्ड का बजट बनाकर रखते हैं और इनकम जो है वो हमारी यहाँ पर इनकम इफेक्ट आउटवे कर देता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर टमाटोज की जगह लोग टमाटो प्यूरी खरीद लेते हैं। आजकल तो टमाटोज जो है वो आपको ड्राइड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स की जगह और बेटर गुड्स की तरफ चले जाते हैं। इस तरह से चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो सप्लाई कर्व की बात कर लेते हैं। फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन, तो यहाँ पर हमारे पास में जो सप्लाई कर्व है किसी भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए इन द शॉर्ट रन, वो आपका कैसा जाएगा? तो ये बोल रहे हैं कि इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व रहेगी। दूसरा बोल रहे हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व रहेगी। तीसरा बोल रहे हैं एवरेज रिवेन्यू कर्व रहेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व या फिर मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। तो अब आपको बताना है कि जो सप्लाई कर्व है हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए वो किस तरीके का रहेगा। तो बताओ कैसा रहेगा? यहाँ पर आप देखोगे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो अबव इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व रहेगा। मतलब कि आप क्या देखेंगे यहाँ पर, देखो इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारे पास में शॉर्ट रन में ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ठीक है। तो पहला हम इस तरीके से ले लेते हैं, ये लाइंस थोड़ा टेढ़ा बनी है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना नन्ना सा। तो सबसे पहले तो शॉर्ट एवरेज कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, थोड़ा और इस तरीके से। अगर बात करें यहाँ पर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो ये कर्व आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर बात करें आपके शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की, तो वो आपका कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे? अगर हमारा वाई एक्सिस पर प्राइस है और आउटपुट है हमारा शॉर्ट उस पर एक्स एक्सिस पर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पोर्शन है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो पोर्शन है वो अबव आ जाएगा मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। ये मिनिमम पॉइंट है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व का, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के थोड़ा ऊपर चला जाएगा।
इसका मतलब है कि जो फर्म है वो क्या करेगी, वो आउटपुट केवल तभी सप्लाई करेगी जब मार्केट प्राइस यहाँ पर अबव होंगे इसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको एटलीस्ट अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना है। कोई भी कंपनी लॉस में तो जाएगी नहीं, तो वो इस प्रोडक्ट को अब तभी यहाँ पर सप्लाई करेगी जब इनका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और वो कितना होना चाहिए, मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तभी ये इसको सामान को बेचेगी, वरना नहीं बेचेगी। और ये कब होगा, ये होगा आपका शॉर्ट रन में। अगर बात करें लॉन्ग रन में, तो सप्लाई कर्व जो है वो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने के लिए मिलती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर फर्म्स जो हैं वो किसी भी क्वांटिटी को यहाँ पर सप्लाई कर देती हैं ताकि डिमांड को मीट कर पाएं और अपना शॉर्ट यहाँ पर अपनी जो सप्लाई है वो अचीव कर लें और अपने प्रॉफिट्स बना पाएं। ठीक है, तो फर्म का जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है वो क्या है, पोर्शन ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट लाइज अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ इट्स एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इस पॉइंट के बिलो फर्म जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो अगर एक बात करें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, तो फर्म्स जो हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं। फर्म्स कैसी होती हैं, प्राइस टेकर्स। क्यों? क्योंकि जो भी प्राइस बाकी कॉम्पिटिटर्स रखेंगे हमें वैसा ही प्राइस रखना है, हम अपने प्राइसेस को यहाँ पर ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं और जो भी मार्केट प्राइस है उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर हमें अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है तो हमें क्या कोशिश करनी होगी कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट किससे बन रही थी, वेरिएबल कॉस्ट से बन रही थी, तो वो हमारे मार्केट प्राइस के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर ये नीचे आ जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे आ जाता है, तो इस पॉइंट पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शट डाउन हो जाएगी। आगे समझ में? चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया ऑन अ ग्राफ। तो यहाँ पर जो आपके पास में प्रोड्यूसर सरप्लस का कॉन्सेप्ट आता है उसमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एरिया होगा ग्राफ का वो कौन सा होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि वाई एक्सिस में हमारे पास प्राइस होगा और एक्स एक्सिस में अगर हमारे पास क्वांटिटी है, एंड देन हमें यहाँ पर अपना कर्व बनाना है। तो पहले तो आपको बताना होगा कि हमें कौन सा कर्व बनाना है, हमें सप्लाई कर्व बनाना है या हमें डिमांड कर्व बनाना है, या फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अबव द सप्लाई कर्व बनेगा लेकिन बिलो द मार्केट प्राइस, बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस, बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द सप्लाई कर्व, between the average cost and market price, between the marginal cost and average total cost। तो बताओ कौन सा बनेगा यहाँ पर। देखो, यहाँ पर हमारा ये बनेगा अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द मार्केट प्राइस। कैसे बनेगा ये, तो इस तरीके से यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बनेगी और एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या बताया था मैंने, प्राइस, और एक्स एक्सिस पर मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी। राइट। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, डिफरेंस है हमारा प्राइस जिस पर कि एक प्रोड्यूसर अपनी गुड्स बेच रहा है और मिनिमम प्राइस जिस पर यहाँ पर प्रोड्यूसर जो हमारा कस्टमर है वो हमारे जो हमारे पास में यहाँ पर सेलर है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा, सप्लाई कर्व बनेगा। मान लो सप्लाई कर्व यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे में प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा होगा आपका, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या है आपका, प्रोड्यूसर सरप्लस। आ गया समझ में? तो प्रोड्यूसर सरप्लस आपको दिख गया कि भाई क्या है यहाँ पर, तो डिफरेंस है जिसमें कि प्राइस जो हमारा सेलर एक्चुअली रिसीव कर रहा है और मिनिमम प्राइस जो कि वो यहाँ पर विलिंग है एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिलो द मार्केट प्राइस है और आपका अबव द सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व से ऊपर है लेकिन मार्केट प्राइस से ये नीचे आएगा। ओके, समझ में आ गया? तो मान लो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है जो कि विलिंग है कि वो एक प्रोडक्ट को 35 रुपीज में बेचेंगे और मिनिमम अमाउंट जो हमें यहाँ पर अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए चाहिए वो क्या है, 35 रुपीज है, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो मान लो 50 रुपीज है। तो ऐसे में जो 50 रुपीज है वो बताएंगे कि सॉरी, यहाँ पर जो 15 रुपीज है वो ये बताएंगे कि हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, चलो, what is the quantity supplied, when is the quantity supplied is unresponsive to changes in price, the supply is considered।
जब यहाँ पर हमारी क्वांटिटी जो हमने सप्लाई की है, ठीक है, वो अनरिस्पॉन्सिव है। किस चीज के लिए अनरिस्पॉन्सिव है? यहाँ पर जो प्राइसेस में चेंजेस हुए हैं। तो ऐसे में हम ये बोलेंगे कि जो सप्लाई है वो यहाँ पर आपकी किस तरीके से कंसिडर की जाएगी। तो बताओ, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक या फिर यूनिटरी इलास्टिक। तो सबसे पहले तो जब एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है कि भाई यहाँ पर इसके प्राइस चेंजेस से, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिमांड बनेगी वो मैंने आपको पहले बताई थी कि कैसी बनेगी, आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक बनेगी, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि सप्लाई हमारी कैसी रहेगी। तो सप्लाई हमारी कैसी कंसीडर की जाती है? सप्लाई हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक ही कंसीडर की जाती है। आगे समझ में? तो हम क्या देख रहे हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई यहाँ पर तब आएगी जब अगर प्राइसेस में चेंज हुए तो भी क्वांटिटी सप्लाइड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आगे समझ में? तो यहाँ पर हमारे पास में अगर कर्व बनाओगे आप डिमांड के लिए तो वो भी ऐसा बनेगा, और अगर आप बनाओगे सप्लाई के लिए तो भी ऐसा बनेगा। ठीक है, हो गया ये याद आपको? तो ये सप्लाई कर्व है और ये आपका डिमांड कर्व है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर डिमांड यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के लिए क्या हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो डिमांड कर्व आपका किस तरीके का होगा? अच्छा, ये वाला जो है कि भाई हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो अगर चेंज भी हो रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये कब होता है? तो मान लो यहाँ पर कोई यूनिक गुड्स हैं, ठीक है, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर पेंटर हैं जो कि यहाँ पर अपना क्या कर रहे थे, जो मान लो उनकी जिनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब क्योंकि उनकी डेथ हो गई है और डेथ होने के बाद में उनकी पेंटिंग यहाँ पर सप्लाई की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब पेंटिंग्स तो उनकी लिमिटेड ही है ना, इससे ज्यादा तो बन नहीं पाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि प्राइस कम हो जाए या प्राइस बढ़ जाए, पेंटिंग तो इतनी ही रहेंगी। तो ऐसा कब होता है? ये सिचुएशन होती है यूनिक गुड्स में। आगे समझ में? या फिर जब हमारे पास फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर जैसे बिटकॉइन हो गया, अब बिटकॉइन बहुत ऊपर भी पहुंच जाएगा तो जितने मिंटेड है उतने ही है हमारे पास में। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे थे क्वेश्चन आपसे कि अगर डिमांड जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर आपकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं? ऐसी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि भाई डिमांड कर्व हमारा कैसा होगा। तो बताओ, वर्टिकल होगा या फिर अपवर्ड स्लोपिंग होगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो बताओ किस तरीके का होगा, खुद सोचो। यहाँ पर आपका डिमांड कर्व यहाँ पर कैसा बन रहा है, आपको ये बताना है। जब डिमांड हमारी कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये हमारा किस तरीके का बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। क्यों हॉरिजॉन्टल बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक गिवन प्राइस पर इनफाइनाइट क्वांटिटी डिमांड की गई है, और कुछ भी स्लाइटली इंक्रीज अगर हमारे प्राइस में होगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है इस प्रोडक्ट के, ठीक है, तो हम इसके सब्स्टिट्यूट्स यूज करने लग जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं बन रही है इस प्रोडक्ट की, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो इसका प्राइस बढ़ाते ही यहाँ पर कंज्यूमर्स जो हैं वो डिफरेंट या चीपर गुड्स की तरफ चले जाएंगे, और ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। चलो, अब यहाँ पर आपके लिए अगर डिमांड कर्व बनाना है तो ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो सिंपली इस तरीके का बन जाएगा। आगे समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि इसी प्राइस पर अगर आप सामान बेच रहे हो तो कंज्यूमर्स खरीदेंगे, लेकिन अगर आपने इस प्राइस को जरा सा भी यहाँ पर बढ़ाया तो जरा सा ही प्राइस बढ़ाने पर डिमांड जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं। What is the effect on equilibrium price and quantity if the government imposes a new tax on producers? अगर यहाँ पर हमारे पास में क्या इम्पैक्ट आएगा, इफेक्ट होगा ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस
अगर क्वांटिटी जो है, ठीक है, अच्छा क्वांटिटी पर भी बताना है, अगर गवर्नमेंट एक नया टैक्स लगा रही है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, तो अगर गवर्नमेंट नया टैक्स लगा रही है तो इक्विलिब्रियम हमारा प्राइस और क्वांटिटी का क्या होगा? पहला बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगा, दूसरा बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज होगा। पहले में क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, दूसरे में क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तीसरे में इंक्रीज होगा और क्वांटिटी डिक्रीज होगी, चौथे में प्राइस इंक्रीज और हमारा क्वांटिटी डिक्रीज। तो अब आपको बताना है कि क्या सिचुएशन आएगी। तो देखो, अगर गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगा दिए तो हमारे पास में प्राइसेस जो हैं वो तो बढ़ जाएंगे ना, कोई भी सामान का यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा, और अगर कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रही है तो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो सेम चीज हमें देखने के लिए मिलेगी कि इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हुआ और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है, सबसे पहले तो उसमें शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो सप्लाई कर्व किधर जाएगा आपका? देखो, सप्लाई कर्व राइट में कब जाता है? राइट में जाता है जब प्राइस आपके कम हो रहे हैं, और लेफ्ट में कब जाता है? जब यहाँ पर आपका प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जब कोई काम उल्टा होगा, लेफ्ट हैंड को उल्टा बोलते हैं ना, उल्टा हाथ सीधा हाथ, तो लेफ्ट हैंड की तरफ जब कोई काम उल्टा हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, तो हमारा पैसा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं मतलब हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो मेरा जो सप्लाई कर्व है वो किधर की तरफ बन रहा है? वो नया सप्लाई कर्व मेरा लेफ्टवर्ड बनेगा। अगर एस नॉट मेरा पुराना कर्व है तो एस वन मेरा न्यू कर्व हो गया, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि हमारा जो डिमांड कर्व था, ठीक है, वो हमारे पास पहले कैसा रहेगा? पहले वो हमारा अनचेंज रहेगा, और यहाँ पर जो मार्केट है वो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट देख लेगी। अब हमारे पास में हाई इक्विलिब्रियम प्राइसेस आएंगे तो कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे ही कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो वो लोग कम सामान यहाँ पर अपना डिमांड करेंगे। ओके, समझ में आ गया किस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी हमारे पास में? न्यू इक्विलिब्रियम, ओल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। If the price of a good falls by 5% और quantity demanded rises by 8%, तो जो डिमांड है वो हमारी किस तरीके से होगी? इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी? इलास्टिक में यूनिटरी, परफेक्टली, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक? तो अब आपको बताना है कि if the prices of a goods fall by 5% and its quantity demanded rises by 8%, तो यहाँ पर क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि एक इलास्टिसिटी हमें देखने के लिए मिल रही है। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? कि जो परसेंटेज चेंजेस आपके प्राइसेस में आ रहे हैं, ठीक है, वो प्रोपोर्शनली लार्जर परसेंटेज चेंजेस आपको दिखाएंगे इन द क्वांटिटी डिमांडेड। कब दिखा रहे हैं? जब यहाँ पर प्राइसेस आपके कम हो रहे हैं तो डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। तो डिमांड जो है वो आपकी इलास्टिक है। इलास्टिक का क्या मतलब हो गया? ईडी जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 बनेगा। देन आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बोल रहे हैं कि इसको हम कैसे मेजर करेंगे? बाय द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बजट लाइन या फिर इंडिफरेंस कर्व। तो अब आपको बताना है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है। देखो, ये एक ऐसा रेट है जिसमें जो हमारे कंज्यूमर है ना, ठीक है, वो क्या करेंगे? किसी एक गुड को यहाँ पर गिव अप कर देंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, इन एक्सचेंज फॉर अनदर गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूटिलिटी की लेवल है वो हमारी सेम रहेगी, सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने। क्यों कर लिया हमने ऐसा? यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पर कंजम्पशन लेवल पर अगर देखेंगे तो मार्जिनल हमारी रेट्स जो हैं वो आइडेंटिकल देखने के लिए मिलते हैं। आ गया?
समझ में? तो यहाँ पर अब आपसे क्या पूछा था कि भाई इसका जो स्लोप है वो हम कैसे मेजर करेंगे। तो उसको स्लोप को मेजर करने के लिए हमें डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बजट लाइन या इंडिफरेंस कर्व क्या देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इंडिफरेंस कर्व देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा था कि ये आइडेंटिकल रहेगा, हमने यूटिलिटी सेम रखी, यूटिलिटी हमने सेम रखी, एक प्रोडक्ट पर हमने गिव अप कर दिया और दूसरा यूज करना शुरू कर दिया। मैंने चाय छोड़ दी और कॉफी पीने शुरू कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनडिफरेंस कर्व हमें बनकर मिलेगा। आगे समझ में? तो मान लो यहाँ पर आपके पास में ये बन रहा है, तो इनडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा आपका? इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व बना देता है। ठीक है, तो ये एक रेट आपको दिखा रहा है जिसमें कि कंज्यूमर क्या चाहता है कि इस एक प्राइस पर वो क्या करेंगे, दूसरा गुड्स यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं ऑफ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट। ये ज्यादातर आपके कॉन्वेक्स टाइप्स के ही बनते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा एक डिटर्मिनेंट नहीं है डिमांड का। तो अब आपको सबसे पहले बोल रहे हैं कंज्यूमर इनकम, फिर बोल रहे हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तीसरा बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी, चौथा बोल रहे हैं कस्टमर के जो टेस्टेस और प्रेफरेंसेस हैं, और पांचवा बोल रहे हैं प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ गुड्स डिमांड आपके क्या क्या रहेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है मेरे पास में क्या क्या चीजें डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड नहीं है। तो बताओ यहाँ पर आपके पास में क्या क्या चीजें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंडर आती हैं। देखो, अगर डिमांड आपको पता करनी है तो डिमांड किस किस चीज से आपकी अफेक्ट होती है। क्या यहाँ पर प्राइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के? क्या यहाँ पर आप क्या चीजें प्रेफर कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है? क्या यहाँ पर आपके पास में कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यहाँ पर सप्लाई डिमांड बताती है, ना कि डिमांड के बारे में। अगर डिमांड की बात करें तो मुझे एज अ कस्टमर प्राइस देखना पड़ेगा, फिर मेरी खुद की इनकम है या नहीं। मैं तो चाहूंगी ना अंबानी जैसा घर हो मेरा, लेकिन क्या मेरी इतनी इनकम है कि मैं अंबानी जैसा घर बना लूं? ऑफ कोर्स नहीं है। फिर टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस देखे जाएंगे मेरे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्राइसेस देखेंगे कि भाई यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो उनका क्या प्राइस है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से थे, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया। फिर कंज्यूमर यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे या कम होंगे। फिर नंबर ऑफ बायर्स कैसे हैं और डेमोग्राफी क्या है। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, प्राइस डिटर्मिनेंट्स रहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर्व में, लेफ्टवर्ड समझाया था मैंने आपको। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पास में विद अ कांस्टेंट डिमांड कर्व विल लीड टू an increase in price and an increase in quantity and decrease in price and an increase in quantity। तो increase होगा आपके प्राइस में या फिर increase होगा साथ में आपके क्वांटिटी के, या डिक्रीज होगा प्राइस में और इंक्रीज होगा क्वांटिटी, इंक्रीज होगा प्राइस या डिक्रीज होगा क्वांटिटी, डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी, या फिर कोई भी चेंजेस यहाँ पर आपके प्राइस या क्वांटिटी में नहीं होंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब हमने दिखाया था आपको कि आपके इसमें हो रहा था सप्लाई कर्व में, तो मैंने आपके लिए डिमांड का भी बताया था कि डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे। तो बताओ क्या चेंजेस आएंगे। तो आपका प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट की तरफ जा रही है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब था, उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है मतलब आपका प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। अगर डिमांड आपकी कम हो रही है तो आपका कर्व कैसा बनना चाहिए। बताओ, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर यहाँ पर आपका सप्लाई जो है, अगर ये आपका पहला सप्लाई था S0, तो ये आपका कैसा बनेगा, S1 बनेगा। तो पहले हमने क्या देखा था, हमने पहले देखा था कि सप्लाई जब बढ़ रही थी हमारी, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे थे। सॉरी, प्राइसेस कम होते जा रहे थे। प्राइसेस कम हो रहे थे तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड हमारी बढ़ रही थी।
लेकिन फिर कम हो गई, राइट। चलो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर डिक्रीज इन सप्लाई होगा, डिमांड आपकी कांस्टेंट है अगर, तो यहाँ पर शॉर्टेज आ जाएगी ओरिजिनल प्राइसेस में, फिर प्राइसेस आपके बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो क्वांटिटी ट्रेडेड है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अगर डिमांड यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड प्रोडक्ट की आपकी 100 यूनिट्स रहती है, रिगार्डलेस कि क्या प्राइसेस आ रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर ये कब होता है कि भाई यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, जैसे मैंने वो आर्टिस्ट वाला आपको एग्जांपल दिया था कि उनकी डेथ हो जाती है, या फिर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो प्राइसेस बढ़े या कम रहे, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं। तो अब आपको बताना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, 1, 0, 100, इनफाइनाइट या फिर 10। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो आपकी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड आपकी इस तरह की बनेगी, जैसे डिमांड आपकी ऐसे बन रही थी, राइट, तो सिमिलरली आपकी ये भी बन जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, द मार्केट फॉर अ नॉर्मल गुड, यहाँ पर आपकी डिमांड सॉरी इस तरीके से बन रही थी, है ना, परफेक्टली इलास्टिक के लिए, और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए आपकी नेगेटिव जा रही थी, तो आपकी सप्लाई जो है वो भी यहाँ पर आपकी 0 जाएगी। द प्राइस फॉर अ नॉर्मल गुड इज इन इक्विलिब्रियम, what would be the effect of equilibrium price and quantity if the consumer income rises and at the same time एक न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है और प्रोडक्शंस जो हैं वो आपके ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो आपके बढ़ रहे हैं और इफेक्ट जो है क्वांटिटी पर वो एम्बिगुअस है। क्वांटिटी आपकी राइज हो रही है और इफेक्ट ऑन प्राइस आपकी एम्बिगुअस है। बोथ प्राइसेस एंड क्वांटिटी आपकी राइज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी जो है वो आपकी बढ़ी और इफेक्ट जो है ऑन प्राइसेस वो आपके एम्बिगुअस रहेंगे। तो अगर इनकम बढ़ गई किसी भी नॉर्मल गुड के लिए, तो हम देखेंगे जो डिमांड कर्व है वो आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ जाएंगी। तो एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर सप्लाई कर्व को राइट में शिफ्ट कर देगी, मतलब सप्लाई बढ़ रही है जिसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाते हैं। प्राइसेस कम हो जाते हैं तो अनएम्बिगुअसली यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक बार मैं डिमांड और सप्लाई दोबारा से समझा देती हूँ, एक नया पेज ले लेते हैं उसमें समझा दूंगी। देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई सप्लाई एंड डिमांड की, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे डिमांड कर्व की तरफ। तो डिमांड कर्व में मैं क्या देखूंगी कि अगर यहाँ पर मेरी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, डिमांड अगर बढ़ रही है, तो यहाँ पर डिमांड कर्व जो होगा वो हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे डिमांड कर्व कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो यहाँ पर अब मेरा डिमांड कर्व जो है वो किधर जा रहा है, वो जाएगा राइट हैंड साइड में। और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड यहाँ पर आपकी D0 D1 डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई यहाँ से आपकी कुछ इस तरीके से बढ़ेगी, है ना। तो सप्लाई आपकी S0 से सॉरी S1 से आपकी S0 से आपकी सप्लाई क्या हो रही है, यहाँ पर S1 की तरफ आ रही है। तो अगर हम देखेंगे कि इंक्रीज हुई है सप्लाई आपकी, तो सप्लाई बढ़ने पर भी वो किधर आ रही है, वो आपकी राइट हैंड साइड में आ रही है। अच्छा, अगर डिक्रीज हो रही होती तो क्या होता, डिक्रीज होने पर आपकी जो सप्लाई है वो आ जाती लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसे -1 लिख देते हैं कि सप्लाई जब आपकी डिक्रीज हो रही है, और सिमिलरली डिक्रीज अगर आपके डिमांड में हो रही है तो भी हमें एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे D-1 लिख देते हैं। आगे समझ में किस तरीके से हमारे पास में ये सारे कर्व्स बनते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर समझना होगा कि हमारी डिमांड या सप्लाई में क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है, तो जब हम सप्लाई ग्राफ बनाते हैं तो हम डिमांड कांस्टेंट लेते हैं, और जब हम डिमांड ग्राफ बनाते हैं तो हम सप्लाई कांस्टेंट लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर चेंजेस को नोटिस करते हुए चलते हैं। अब आ जाओ परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक की तरफ।
तो वहां पर क्या होगा? तो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अगर आपकी है तो आपका कर्व कैसे बनता है? इस तरीके से। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है आपकी तो कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी अगर हमें लेनी है और प्राइस यहाँ पर होगा आपका, क्वांटिटी डिमांडेड इधर होता है एक्स एक्सिस पर, ये तो याद ही रखना। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि परफेक्टली इनइलास्टिक में पीई जो है वो हमारा 0 होगा, और यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक में पीई जो है वो हमारा इंडेफिनिट होगा। राइट, आगे इतना समझ में? अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होती है ये याद है? जब क्वांटिटी जो डिमांड की है वो इनफाइनाइटली रिस्पॉन्सिबल है कि भाई अगर जरा सा भी प्राइस चेंज हुआ तो जरा से भी प्राइस चेंज होने पर यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें देखने के लिए मिलेगा आपका, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया ना, ये परफेक्टली इलास्टिक बनेगा और ये परफेक्टली इनइलास्टिक बनेगा, है ना? तो देखो, हाँ, तो परफेक्टली इलास्टिक में आपके पास क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक में आपके पास में आप देखेंगे कि आपका जो डिमांड कर्व है वो इनफाइनाइट जा रहा है, और यहाँ पर जरा सा भी चेंज अगर प्राइसेस में आया तो एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बन जाएगा, और इनइलास्टिक में यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगी, चाहे प्राइसेस में कितने भी चेंजेस आ जाएं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक आपका सप्लाई कर्व की तरफ। तो सप्लाई में क्या हो रहा था? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझाया था। एक और पेन ले लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगी, और परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई की तो ये इस तरीके से बनेगी। राइट, बीच में मैंने थोड़ा-थोड़ा आई थिंक गड़बड़ बना दिया था ना कर्व्स को, इतना याद रख लेना इसको कि इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इनफाइनाइटली आपकी चेंज हो रही है विद एनी स्मॉल चेंजेस इन प्राइस। तो कुछ भी स्मॉल चेंजेस अगर प्राइस में आएंगे तो ये आपकी इनफाइनाइट जाएगी, और यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे 23rd क्वेश्चन पर। 22nd कंप्लीट कर लिया था ना हमने। इफ इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑन एन इंफीरियर गुड्स, तो किसी भी इंफीरियर गुड्स पर व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ यहाँ पर प्राइस चेंज। तो इनकम इफेक्ट यहाँ पर क्या रहेगा अगर हम बात करें किसी इंफीरियर गुड्स की? पहला बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है, दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव है, तीसरा बोल रहे हैं 0, चौथा है इनफाइनाइट, और पांचवा है कि डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंफीरियर गुड्स हमारे पास में कौन से होते हैं। तो कौन से थे? जिनकी डिमांड गिर जाती है जैसे जैसे कस्टमर की इनकम बढ़ रही है, जैसे मैंने ज्वार बाजरा का आपको एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी देखने के लिए मिलती है, मतलब कि क्वांटिटी जो है हमारी डिमांडेड वो आपकी क्या होगी? कम होती चली जाएगी जैसे जैसे इनकम कंज्यूमर की बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब वो इंफीरियर गुड्स से सुपीरियर गुड्स की तरफ जाने लगे जाएंगे। ठीक है, और कस्टमर्स इन्हें क्यों खरीद रहे हैं इन गुड्स को? क्योंकि उन्हें चीप ऑल्टरनेटिव चाहिए था, ज्यादा अफोर्डेबल। तो अगर एक्सपेंसिव गुड्स की तरफ जा पाएंगे तो तुरंत चले जाएंगे, बस यहाँ पर कुछ टाइम के लिए इनको रुकना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक रेस्टोरेंट यहाँ पर भेजना चाहूँ जहाँ पर काफी टेस्टी खाना मिलता है, टेस्टी वाला लेकर चलेंगे, और बाहर यहाँ पर आपको मैगी मिल रही है और आपकी अच्छी खासी इनकम है, तो आप क्या सोचोगे कि हम हेल्दी फूड कंज्यूम करें अनलेस अनटिल आप एकदम ही जंक फूड कंज्यूम करना पसंद करते हो, अदरवाइज तो यहाँ पर आप हेल्दी की तरफ ही जाओगे, है ना? तो इनकम इफेक्ट जो है वो क्या है कि चेंज इन कंजम्पशन, और वो आपकी जब रियल इनकम चेंज हो रही है। तो अगर यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इंफीरियर गुड्स जो हैं वो कम कंज्यूम किए जाएंगे, एक नेगेटिव रिलेशनशिप देखने के लिए मिलेगी। एक परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व जो है वो कैसा होगा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक कर्व जो होता है और परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व कैसा होता है।
तो अब बताओ हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। तो यहाँ पर एट ए गिवन प्राइस हम क्या देखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक कर्व जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसका मतलब सप्लायर जो है वो इनफाइनाइट अमाउंट पर यहाँ पर इसको सेल करने के लिए तैयार हैं, बट एट एनी प्राइस बिलो दैट दे वुड सप्लाई नथिंग। इससे नीचे अगर प्राइस आ गया तो यहाँ पर वो कुछ नहीं बेचेंगे, अगर यही प्राइस चलता रहा तो इनफाइनाइट गुड्स बेच देंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर बाकी क्वेश्चंस कल की दिन में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। आप थोड़ा वेट कर लेना, या तो मैं पार्ट्स में क्लासेस ले आऊंगी। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो अज्यूम कर रही है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि प्राइस जो है गुड्स के, या फिर क्वांटिटी सप्लाइड, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेस्टेस और प्राइसेस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। So law of supply assumes which of the following remains constant। तो बताओ क्या कांस्टेंट यहाँ पर अज्यूम किया जाता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि टेक्नोलॉजी जो है अगर वो आपकी यहाँ पर सेम है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। तो हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं, हम अजम्पशन ले रहे हैं सेटरी पैरिबस का, मतलब कि जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं वो हमारी इक्वल हैं, सब कुछ कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी, इनपुट कॉस्ट, अदर फैक्टर्स जो कि यहाँ पर एंटायर सप्लाई कर्व को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अजम्पशन क्या है कि एवरीथिंग इज कांस्टेंट, और जो प्राइसेस हैं दूसरे गुड्स के वो भी यहाँ पर हमारे, चाहे वो सेम फर्म या कॉम्पिटिटिंग फर्म बना रही है, वो भी सेम रहेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोड्यूसर के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सब कुछ सेम रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये सब अगर हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या देखेंगे कि जो प्राइसेस हैं रिलेटेड गुड्स के वो भी सेम होने पर एक प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप देखने के लिए मिल सकता है। ओके, चलो इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई का। ओके, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, एक सेकेंड ना मैं चेक कर लूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैव अ डिमांड कर्व दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो कौन से यहाँ पर आपके पास में फर्म्स हैं जिनमें की डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। तो बताओ, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या फिर ओलिगोपोली, या परफेक्ट कंपटीशन, या फिर डुओपोली। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ। अगर हम बात करें फर्म्स में जिनमें की एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व देखने के लिए मिलेगा, तो वो हमें मिलता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में। तो डी यहाँ पर हमारा आंसर होगा, जहां पर हर एक फर्म एक प्राइस टेकर है और यहाँ पर कोई भी मार्केट पार नहीं है। प्राइस टेकर मतलब जो मार्केट में यहाँ पर प्राइसेस चल रहे हैं सबको उसी प्राइसेस पर बेचना है, इससे ज्यादा प्राइसेस बढ़ाएंगे तो कोई भी कस्टमर हमसे सामान लेने नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसी भी क्वांटिटी में मार्केट प्राइस पर इसे बेच सकता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी और परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इंडस्ट्री में हमारे पास में प्राइस टेकर्स और प्राइस मेकर्स होते हैं। तो अगर कोई सिंगल फर्म है तो वो क्या हो जाती है, यहाँ पर प्राइस टेकर हो जाती है ऐसी इंडस्ट्रीज में, राइट। तो यहाँ पर हमारी इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनकर आएगी। अगर मैं बात करूँ हमारे मार्जिनल कॉस्ट कर्व की, तो वो ऐसे बन रहा था, और हमारे पास में जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। तो ये वाला एक प्राइस हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलो अब इसके रीजंस क्या होते हैं। तो एक तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो बहुत सारी स्मॉल फर्म्स होंगी जिनके यहाँ पर बेसिकली जो आउटपुट्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं है हमारी एक सिंगल फर्म के कि वो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करें। किसी भी फर्म का यहाँ पर मार्केट कंट्रोल नहीं है, स्पेशली जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि प्राइस हमारे कांस्टेंट हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं कि इतने सारे फार्मर्स हैं, तो हर एक फार्मर अब यहाँ पर प्राइस नहीं डिसाइड कर पाते ना, तो मार्केट के हिसाब से जाना पड़ता है, या फिर छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, की डिफरेंस क्या है एक मोनोपोली और एक फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, और साथ में हमें मोनोपोली पता होनी चाहिए कि मोनोपोली यहाँ पर क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर
कि हमारे पास एक एग्जांपल ले सकते हैं मोनोपोली का और मोनोपोलिस्टिक फर्म का। जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर रेस्टोरेंट्स के अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, रेस्टोरेंट्स के अलावा हमारे पास क्लोथिंग स्टोर्स हो सकते हैं या फिर हेयर सलून्स हो सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे फर्म हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और मोनोपोली जैसे इंडिया में रेलवेज है, ठीक है, तो यहाँ पर और तो कोई नहीं चल रहा ना, इंडियन रेलवेज ही है। तो की डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स, type of product differentiation, elasticity of demand, presence of barriers to entry, ability to earn supernormal profits in short run। बताओ क्या होगा, तो ये होता है presence of barriers to entry। तो मोनोपोलीज और फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सब में ही हम देखेंगे कि इनके पास कुछ मार्केट पावर्स होती हैं और यहाँ पर ये शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर लेते हैं। तो अगर मोनोपोली की बात करें तो यहाँ पर हाई बैरियर्स देखने के लिए मिलते हैं टू एंट्री दैट प्रिवेंट न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग। अगर रेलवेज की बात करें तो मेट्रो अलग हो जाती है, रेलवेज अलग हो जाता है। रेलवेज में आप देखेंगे कि आपके पास में और कोई रेलवेज तो है नहीं, केवल गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो आपको लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं कोई भी कंपटीशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपके पास फ्री एंट्री और एग्जिट है, अलग अलग सलून्स रेस्टोरेंट्स तो आपको दिखते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट आ जाता है किंग्ड डिमांड कर्व। अब आपके लिए ये थोड़ा सा नया टर्म रहा होगा, तो किंग्ड डिमांड कर्व आपके लिए क्या होता है, ये आप कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है यहाँ पर किसी मोनोपोलिस्ट का, प्राइस रिजिडिटी है ओलिगोपोली में, शॉर्ट रन शटडाउन पॉइंट फॉर अ फर्म, excess capacity of a monopolistic competitor, profit maximization rule for a perfectly competitive firm। तो बताओ यहाँ पर किंग्ड डिमांड कर्व क्या होता है। किंग्ड डिमांड कर्व इसका मतलब होता है ओलिगोपोली का लिए, कि भाई यहाँ पर हमारे जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल या स्टिकी रहते हैं ओवर द टाइम। क्यों, ओलिगोपोली में क्या होता है, एक ही इंडस्ट्री में आपको बहुत ही कम फर्म्स देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर आपके पास में पॉल एम स्वीजी कर एक पर्सन थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने 1939 में इस फिनोमिनन की बात की थी, जिसमें इन्होंने किंग्ड डिमांड कर्व की बात की। तो इन्होंने बताया कि भाई क्यों हमारे जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल या स्टिकी रहते हैं। तो किसी भी ओलिगोपोली में एक फर्म का जो डिमांड कर्व है इसमें बैंड देखने के लिए मिलता है एट करेंट मार्केट प्राइस। क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, एक बैंड देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ ये जो बैंड आया ना, यही किंक है या फिर इसे हम क्या बोल देते हैं, बैंड, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्यों हो रहा है कि जो हमारे राइवल्स हैं वो डिफरेंटली यहाँ पर रिएक्ट करेंगे अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो सबका यहाँ पर रिएक्शन डिफरेंट आएगा। तो अगर एक फर्म यहाँ पर प्राइसेस बढ़ा देती है तो राइवल्स जो हैं वो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से जो डिमांड है उस फर्म की सामान की वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर फर्म जो है अपने प्राइसेस को गिरा देती है तो राइवल्स भी यहाँ पर अपने प्राइसेस को कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल इंक्रीज हमें देखने के लिए मिलेगा इन डिमांड। डिमांड में हमें बहुत थोड़ा सा इंक्रीज देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि फर्म जो है वो अपना प्राइस गिराएगी तो सब लोग पहले यहाँ पर आएंगे, फिर सभी ने गिरा दी तो जो फर्म उन्हें पहले पसंद थी उसी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक किंक हमें देखने के लिए मिल रहा है। आगे समझ में, चलो। तो यहाँ पर किंग्ड डिमांड कर पॉल स्वीजी लेकर आए थे, जिन्होंने बोला कि जो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स हैं वो डिमांड कर्व में यहाँ पर एक किंक यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगी, क्योंकि ये ज्यादा इलास्टिक है फॉर प्राइस इंक्रीजेस और लेस इलास्टिक है फॉर प्राइस डिक्रीजेस। तो असिमेट्रिकल रिस्पॉन्स यहाँ राइवल से हमें मिलता है, जिसमें हमें प्राइस में स्टेबिलिटी या रिजिडिटी देखने के लिए मिलती है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेचुरल मोनोपोली आपकी कब होती है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक जो नेचुरल मोनोपोली है वो आपकी कब अक्कर होती है। तो जब एक फर्म के पास में एक्सक्लूसिव ओनरशिप है इसके नेचुरल रिसोर्सेज की, एक सिंगल फर्म यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी एंटायर मार्केट आउटपुट एट अ लोअर कॉस्ट देन टू और मोर फर्म्स, गवर्नमेंट ग्रांट करेंगी एक सिंगल फर्म द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस,
या फिर फर्म यूज करेंगे एक यूनिक टेक्नोलॉजी जो इसके राइवल्स यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो बताओ नेचुरल मोनोपोली आपकी कब आती है? जब एक सिंगल फर्म जो है वो एंटायर मार्केट का आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और यहाँ पर दो या दो से ज्यादा फर्म जो हैं उनसे कम कॉस्ट पर, तो लोग इन्हीं से सामान लेने जाएंगे अगर क्वालिटी आपकी सेम है। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर सिंगल फर्म के लिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है और यहाँ पर आउटपुट बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है एक फर्म के लिए कि वो पूरे मार्केट को यहाँ पर सप्लाई करे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है, रेस्ट क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कि फर्म्स एंगेज करेंगे नॉन प्राइस कंपटीशन में एज अ प्राइमरी स्ट्रैटेजी? तो यहाँ पर पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा है ओलिगोपोली और पांचवा है सी एंड डी। तो बताओ मार्केट स्ट्रक्चर्स में जो फर्म्स हैं वो आपके नॉन प्राइस कंपटीशन में एज अ प्राइम स्ट्रेटेजी यहाँ पर कौन से बेसिकली एंगेज करेंगे? तो क्या यहाँ पर कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में एंगेज करती हैं? तो बताओ। सबसे पहले यहाँ पर इसका आंसर होगा सी एंड डी, मतलब कि आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर ओलिगोपोली जहां पर कंपटीशन कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा आपका कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा नॉन प्राइस कंपटीशन। जैसे कि एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ना, अलग अलग कंपनीज यहाँ पर लग्जरी कार्स की तो कंपनीज स्पेशली बड़े डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स लेकर आते हैं। ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे टाइड का और सर्फ एक्सेल का लड़ाई चलता था, है ना, बचपन में आते थे एड्स। या फिर यहाँ पर आपने देखा होगा ऑडी, है ना। तो बेसिकली ये सारे कार्स जो होते हैं इसके लिए हमने देखा था, तो ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और अपने मार्केट शेयर को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्राइस कंपटीशन यहाँ पर रिस्की हो सकता है और प्राइस वॉर्स छिड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको चाहिए कि आप मुझसे मेरी क्लास आने से पहले ही सारे क्वेश्चंस कवर कर लो, तो आपको क्या करना है, आरपी एकेडमी ऐप पर जाना है और वहां से सारे क्वेश्चंस आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। कुछ और चाहिए, एग्जाम नजदीक है तो बता देना। ठीक है, करंट अफेयर्स रह गए ना पेंशन सेक्टर के, चलो उसे भी देखते हैं कब करते हैं, कल करने की कोशिश करते हैं। चलो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।